अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, पीटीआई ने इमरान खान को जेल से निकलवाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर ली है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की तमाम तर उम्मीदें किस पर हैं, इसका जायज़ा लेंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुलवाया है, इस पर भी बात की जाएगी और दीगर मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, अभी 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी जो आग लगी थी, पीटीआई की जानिब से भी देखा जा रहा था कि एहतजाज पे एहतजाज हो रहा है और कहा जा रहा था ये तरमीम मंजूर नहीं होगी, लेकिन वो मंजूर हो गई। अभी उसकी आगे ठंडी नहीं हुई कि 27वीं आईनी तरमीम का भी शोर मच गया है। क्या है ये 27वीं आईनी तरमीम और अब पीटीआई इसके लिए क्या करेगी? अच्छा, ये आग वो खुद लगाते हैं। अभी 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे और चीज़ें फाइनल नहीं हुई थी, ड्राफ्ट नहीं फाइनल हुआ था। तो हमारे फाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने किसी जगह पर ये कह दिया कि हो सकता है जजेस की जो और ओवरऑल जो रिटायरमेंट की उम्र है वो बढ़ा दी जाए 3 साल, और ये भी हो सकता है कि जनाब चीफ जस्टिस जो हैं वो फिर इस वजह से कंटिन्यू भी करें, उनकी ख्वाहिश नहीं है। तो बिला वजह एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई और उन्होंने काजी फायज ईसा, जो देखें कितने अच्छे अंदाज में वो रिटायर हुए और अभी उनका एक बाहर का दौरा है, वो वहाँ गए हुए हैं, वो आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, चूँकि वो पॉलिटिशियंस की तरह का तो मामला है नहीं कि वो वहीं ठहर जाएं या फिर कोई डील हो, तो वो उनका तो उस तरह का मामला नहीं है। इसी तरह अब जो है ना, ये 27वीं तरमीम जो आनी है या नहीं आनी, अभी ये बात एक तरफ रखते हैं। इसका जो आप कह लें, इसमें भी जो तेल छिड़का है ना इस आग में भी, वो राना सनाउल्लाह साहब ने कल अपने एक इंटरव्यू में फरमा दिया कि 27वीं तरमीम भी आएगी, उसमें ये चीज़ें एड्रेस होंगी और वो भी लानी है और बाकी चीज़ें डिस्कस होंगी और वो हमने करनी है। उसमें मिलिट्री कोर्ट्स की मखसूस इलाकों में इजाज़त है। अच्छा, यही बात 26वीं आईनी तरमीम में भी थी और इन्होंने अपनी एक मिस कैलकुलेशन की वजह से या मिस मैनेजमेंट की वजह से बिला वजह शोर मचवा के तो बुनियादी आईनी हकूक की पासदारी और खिलाफ वर्जी का एक पूरा शोर पैदा हो गया और उनको वो 26वीं आईनी तरमीम में फिर नहीं करनी पड़ी, एड्रेस नहीं कर सके उसको। मौलाना उसमें उनके जो है ना दिन रात की उनकी मेहमानदारी चलती रही। उनका आखिरी दिन की जो बात है वो ये थी कि उनका जो कुक है वो भी रिज़ाइन कर गया है। अच्छा। वो थक गया है और वो बड़ी मीम्स भी बनी और बड़े मतलब मुख्तलिफ बातें हुई उस पर कि वो थक गए। वो मेहमानदारी या कभी पीटीआई की कर रहे थे, कभी नून लीग की कर रहे थे, करते कराते एट दी एंड क्या हुआ कि मौलाना ने तरमीम के हक में वोट दिया और तरमीम हुई 26वीं। अब जो 27वीं तरमीम है, अब ये फिर वही बात 26वीं तरमीम की तरह की है। या तो हुकूमती इत्तेहाद को ये देखना पड़ेगा कि हम जो है ना ये टेलीविजन के जो इंटरव्यूज हैं और वहाँ पर जो बातचीत है और तबसराकारी और तज्जियाकारी जो है इससे इज्तनाब करें। अच्छा। या फिर ये है कि फिर कोई बात ऐसी करें सोच समझ के कि जो हो रही हो जिस पे फिर कायम भी रहें। और वो उस तरह का बड़े बड़े सीनियर लोग हैं। बिलावल भुट्टो की एक ही मिसाल इसी में मैं देता हूँ। उन्होंने एक खिताब के दौरान या एक सवाल के जवाब में कहा कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे बिल्कुल इस आईनी तरमीम के बाद भी। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो नहीं बन रहे। और भाई आप लोगों का एक स्टैचर है, अब लीडर हैं, अब सोच समझ के बात करें। ये मैं बात अब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में कि हुकूमत, हम कहते हैं ना कि पीटीआई के सोशल मीडिया वॉरियर्स या पीटीआई के रहनुमा कुछ भी बोल देते हैं, तो भाई आप भी तो कुछ भी बोल रहे हैं ना। आप भी तो ऐसी चीजें जो होती नहीं है, आपने सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए या व्यूवरशिप के लिए आप भी फिर ये कर रहे हैं। सर साहब, ऐसे ही तो 26वीं आईनी तरमीम में हमने मौलाना के भी बयानात काफ़ी सुने थे। वो कह रहे थे कि मैं वोट नहीं दूंगा, मुसव्वदा हमारी मर्जी से नहीं आया। ये बातें तो तब भी शुरू हुई थी और अब भी मौलाना की जानिब से शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन हम अभी भी मानते हैं गलत हुए हैं और फौरी इलेक्शन दोबारा से करवाए जाएं। ये नहीं पता कि हुकूमत कब तक चलेगी और 27वीं आईनी तरमीम की हम मज़ाहमत करेंगे। इसका मतलब वो अब
वोट नहीं डालेंगे, या पहले की तरह इंतज़ार करेंगे, फिर कोई बात मनवाएंगे और एंड में जाके वोट डाल देंगे? देखिए, मौलाना को अगर अभी भी समझने में मौजूदा हमारी नस्ल को कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कुछ चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। तो मैं वो मेरा ख्याल है नाजरीन का टाइम ना ही ज़ाया करूं। पता है लोगों को कि मौलाना की सियासत क्या है। मौलाना की कुछ चीज़ें एड्रेस हुई हैं, कुछ डिमांड्स हैं उनकी, और वो डिमांड्स कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई लो दो वाली हैं। कुछ डिमांड्स हैं शिकवों की शक्ल में भी। अच्छा। और उनको अभी शिकवे आगे बाकी रह गए हैं कोई उनके? उनके क्यों नहीं, बड़े शिकवे हैं, और वक्त के साथ साथ पता चलेगा वक्त कि के साथ के मौलाना, हर तरमीम के साथ पता चलेगा। हाँ, हर तरमीम के साथ भी कह लें पता चलता जाएगा और वो सामने आते जाएंगे। अभी भी देखें, अब इस तरमीम का भी आप जायज़ा जब लेंगे तो उसमें वो चीज़ें तकरीबन हो गई हैं जो हुकूमत चाहती थी। ठीक है। आईनी बेंच हो या आईनी अदालत हो, वो उन्होंने कर सर दिया। साहब हमें ज्वाइन करें मुनीर हुसैन भट्टी, सदर लाहौर बार हैं। मुनीर साहब, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं आपको। मुनीर साहब, जिस तरह ये एक 27वीं आईनी तरमीम की एक दफ़ा दोबारा से बाज़ गश्त हो रही है, तो क्या आप ये समझते हैं कि पीटीआई इस हवाले से क्या करेगी और वुकला तंजीम इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि आईनी तरमीम जो है वो यकीनी बात है पार्लियामेंट ने ही करना होती हैं, और पार्लियामेंट का ही प्रिविलेज है। वो जहां समझती है कि कवानीन में या आईनी तरमीम की जरूरत है और वहां वो अपना रोल प्ले करती है। वकला तंजीमों ने पहले भी, आपको पता है, जो उनका रोल था हर शेख के हवाले से, जहाँ समझते थे कि रिजेंटमेंट होनी चाहिए वहाँ रिजेंटमेंट भी है, और जहाँ समझते थे मुनासिब बात है वहाँ उन्होंने उसको कबूल भी किया। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सदर जनाब शहजाद शौकत साहब ने पूरे पाकिस्तान की जितनी लॉयर कम्युनिटी थी, जो लीडरशिप थी, उनको इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और तमाम तरामीन को डिस्कस किया, और वहाँ लॉ मिनिस्टर जो हैं आजमगीर तारक साहब, उनको बुलाया और उनको हर हवाले से जवाब दे ठहराया। और जो तरामीम ऐसी थी कि जो समझती थी कि वकला तंजीमें इसको पसंद नहीं करती या गैर मुनासिब हैं, उनके हवाले से बाकायदा बातचीत हुई, बड़ी डेलिब्रेशन हुई, और उसके बाद आपको पता होगा कि तरामीम जितनी भी प्रपोज थी उनका तकरीबन 50-60% जो है वो विड्रॉ हुआ, और जो रेस्ट ऑफ दी अमेंडमेंट थी वो कैरी हुई पार्लियामेंट के अंदर से। तो देखें, मुगला तंजीमों का इसके ऊपर रद्द अमल या जो रिजेंटमेंट थी इस वक्त ना देने का मतलब ये है कि तकरीबन ड्राफ्ट जो है मुगला तंजीमों से अप्रूव करा के फिर पार्लियामेंट में भिजवाया गया, और इसी तरह से ही मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल जमातें थी उनके दरमियान भी कंसेंसस करवाया गया। अच्छा मुनीर भट्टी साहब, ये बताएं, जैसे अब ये कहा जा रहा है कि जनाब याहिया अफरीदी साहब तीसरे नंबर पे थे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, तो जो उनसे पहले थे वो जजेस को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ऐसी कोई मिसाल कहीं ना कहीं मौजूद भी है, और कहीं ऐसी भी मिसाल है कि वो ज़ाहिर, ये तो बाद में फैसला हुआ ना कि हम अब पिक एंड चूज करेंगे, वरना सीनियर जज लग जाता था। तो क्या लग रहा है आपको और क्या होना चाहिए? जी देखें सर, रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कि जून के महीने में जब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा को एलिवेट किया जा रहा था, तो उनसे ऊपर जो है 2 जज साहिबान थे। उस वक्त जस्टिस शुजात अली खान साहब मोस्ट सीनियर थे, उनके बाद जो है जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो है दूसरे नंबर पे थे, और तीसरे नंबर पे जो इस वक्त की जस्टिस साहबा हैं वो आलिया नीलम साहबा थी। उस वक्त जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो उसको जो लोग हेड कर रहे थे उनमें मंसूर अली शाह साहब थे, और चीफ जस्टिस साहब जो अभी रुखसत होकर गए हैं वो सारे उस जुडिशल कमीशन के अंदर थे। और आलिया नीलम साहबा को जब वोट डाला जा रहा था कि उनको एलिवेट होना चाहिए 2 सीनियर जजेस की मौजूदगी में, तो मंसूर अली शाह साहब का जो वोट था वो इस हवाले से उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, और उन्होंने मुनासिब समझा कि तीसरे नंबर पे जो जज है वो ज्यादा बेहतर है पहले दो जो जजेस हैं उनसे बेहतर। तो इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेम ही हुआ है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं समझी जानी चाहिए, क्योंकि 1-2 महीने एक वाक़या हुआ। इससे पहले आपने पेशावर हाईकोर्ट में देखा, फिर सिंध हाईकोर्ट के अंदर भी ऐसा ही हुआ, और जैसा कि आर्मी चीफ भी हमेशा से हम देखते चले हैं कि 3 जनरल साहबान के नाम भिजवाए जाते हैं और तीनों में से कोई एक जो है प्राइम मिनिस्टर उनको चुनता है। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सीनियरिटी का फिटनेस, पहले तो सिर्फ सीनियरिटी देखी जाती थी,
अल जहाज ट्रस्ट केस और असद केस जो है वो तो वैसे सीनियरिटी को ही डील करते हैं, वो उनमें तो यही है, कानून तो यही है, मरवजा जो है कि सीनियर वन को जो है वो किया जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि वो जो कानून है अल जहाज ट्रस्ट के अंदर जो प्रिंसिपल वजह किए गए और असद केस में, उन दोनों को रिसेंट पास्ट में वायलेट किया गया। और अब जो है इस जो है जब सुप्रीम कोर्ट में तकर्री हुई है तो अब उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सियासी जमातें जो हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेशुमार मुदाखलत है। तेरा जज और मेरा जज वाली बात जो है यहाँ बहुत ज्यादा चल रही है, और सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ जजेस को इस तरह से मुलायम किया है। और मोहतरम हमारे जज साहबान जो हैं वो जैसे ही बेंच बनता है तो लोग आम पाकिस्तानी जो है, हर पाकिस्तानी जो है बड़ी आसानी के साथ बता सकता है कि ये बेंच को समझ जाते हैं कि क्या आना है। और दिस इज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जी। तो ये देखें ना, ये जो पोलराइजेशन है, थोड़ा सा हम अब इतना डिस्कस तो कर सकते हैं ना, जाहिर है हम इसमें तौहीन अदालत तो नहीं लगेगी कि ये पोलराइजेशन इतनी क्लियर हो गई, इतनी वाज़ेह हो गई है, ये ख़त्म हो सकती है, अब ख़त्म हो जाएगी। अब चूँकि याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए हैं, उनकी हलफबरदारी में पीटीआई की क़यादत ने शिरकत भी की है। उससे पहले चाहे वो ये कहते रहें कि अगर कोई बना के दिखाए को माइका लाल तो हम जो है ना इनकलाब की कॉल दे देंगे, हम डी चौक पे बैठ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब थमती नज़र आती हैं, और ये मौजूदा अब चीफ जस्टिस से पोलराइजेशन ख़त्म कर लेंगे। जी मैं आपसे कहता हूँ, देखिए सर, यही अफरीदी साहब ने आते ही जो 2 फैसले किए, जिसमें सबसे पहला और अहम फैसला ये था कि उन्होंने जो 2 मोस्ट सीनियर जजेस थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में और जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट की के तहत जो उनको बेंचेस बनाने वाली कमेटी में शामिल करना था, उन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए उनको शामिल किया ताकि पोलराइजेशन खत्म हो। नंबर 1। नंबर 2 सर, ये देखने वाली बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है आइंदा से कैसा रोल है कि पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि वो बड़े ही समझदार और संजीदा शख्सियत के मालिक हैं, और वो यकीनी बात है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी साथ लेके चलेंगे और एक बैलेंस चीफ जस्टिस के तौर पे सामने आएंगे, और उसमें शायद वो बेंचेस भी ऐसे बनाए जिसमें कोई जो है वो एक जो इम्बैलेंस जो शक्ल सूरत नजर आती है वो ऐसी चीज भी नहीं होगी। और मैं नहीं समझता कि जिस तरह की पोलराइजेशन जो है पिछले दौर में गुजरी है, पिछले चीफ जस्टिस के दौर में, इस चीफ जस्टिस के दौर में होगी। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद रखनी चाहिए। नहीं, ये पोलराइजेशन की मिसाल नहीं है कि असद मंजूर भट्ट साहब को उन्होंने बुला के पेशावर में 3 करोड़ का चेक दिया है, तो ये बुनियाद नहीं रखी जा रही इस, चाहे जजेस में नहीं, अब हम कह रहे हैं वकला के अंदर। सर, असद मंजूर भट्ट साहब को तो सर अगर काबुल में बुलाया जाए कि वहाँ पैसे लेने आ जाए तो वो काबुल चले जाएंगे, बल्कि उनको मोज़म्बिक या किसी कीनिया के किसी मुल्क में बुला लिया जाए तो वहाँ भी पैसे लेने चले जाएंगे। यकीनी बात है कि उनको तो पैसों से गर्ज है। जब लाहौर में इनकलाब को लाठियां पड़ रही थी 8 मई वाले दिन, तो वो अटक चले गए थे। तो ये उनकी आते हैं, दूसरे बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई काम वो करते रहते हैं, वो उनके अपने शौक हैं और उनकी अपनी मर्जी है। वो इस तरह से ये बात है कि सियासी जमातें जो है वकला के दरमियान है एक तकसीम कर रहे हैं, और उस तकसीम से जो है आपको पता है कि वकला यूनिटी में बड़ा फर्क पड़ा है, और उससे एक जो है वकला कम्युनिटी कमजोर भी हुई है। इन्होंने याहिया अफरीदी साहब के आने से पहले ये कह रहे थे कि वो आएंगे तो हम जनाब जो है वो ऐसे कर देंगे, हम उनको बैठने नहीं देंगे, हम शाह साहब के सिवा किसी को मानते नहीं है। लेकिन सर पूरे पाकिस्तान की जितनी वकला तंजीमें थी उन्होंने खैर मकदम किया। वो जो केटी बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल है, पंजाब बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है, बलोचिस्तान बार काउंसिल है, सब ने उनकी आमद पे उनको खुशाइन करार दिया और सब ने उनको वेलकम किया और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चीज जो है वो दुरुस्त कीमत में अब जाएगी, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब एक बैलेंस जज हैं और एक मुनासिब शख्सियत के मालिक हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीर साहब आपका। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं हम ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सर बताइएगा, पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक कि पीटीआई क़यादत जो है वो गालम गलोच पर उतर आई है। क्या तहरीकें इस तरह चलाई जाती हैं, सियासी जमातें इस तरह चलती हैं? देखिए, पीटीआई का मसला इस वक्त ये है जिसका मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी एहसास है
इसलिए उन्होंने जेल से पैगाम भेजा है कि तमाम लोग जो है इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद कर दें। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई 2-3 चीजों का इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। एक तो ये है कि पीटीआई के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है, और ट्रस्ट डेफिसिट की एक बुनियाद जो है वो सोशल मीडिया, उनकी चूंकि बहुत मुतहरिक लोग हैं, और जो ही किसी शख्स के हवाले से कोई बात आती है तो उसके खिलाफ पूरी एक बम्बारमेंट शुरू कर दी जाती है, जिससे एक राय आमा बनना शुरू हो जाती है पीटीआई के अंदर। जैन खुशी साहब का मामला देख लें, बाकी मामला देख लें, जब इतनी तनकीद होती है तो खामखा एक धड़ेबंदी बनना शुरू होती है। दूसरा पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई की इस वक्त की जो लीडरशिप है, जिसमें मिस्टर गौर साहब है चेयरमैन है और राजा सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, ये दोनों नव-वारद हैं। पीटीआई के अंदर इनका कोई सियासी किरदार नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब के बारे में तो ये इल्जाम भी ये है ना कि वो आखिरी दिन तक नवाज शरीफ साहब के वकील थे, फिर यहाँ आके शुरू हो गए। जिस पनामा को पीटीआई ने बुनियाद बना के सियासत को अपनी को पॉपुलर किया, उस पनामा के जो वकील थे नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करने वाले, वो सलमान अकरम राजा साहब थे, और वो इस बात पे यकसूर थे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है। अगर जो चीज जिसको सलमान अकरम राजा कल नवाज शरीफ के साथ ज्यादती कहते रहे हो, आज जो किस मुंह से पार्टी की लीडरशिप करके ये बात कह सकते हैं कि उनको सही निकाला गया था। फिर दूसरा मसला ये है पीटीआई की जो इलेक्टेबल्स हैं और पीटीआई के जो पुराने कारकुन हैं, उनके माबैन एक कशीदगी है। फिर जिस तरीके से वकार साहब उनके सेक्रेटरी साथ बन गए, रऊफ साहब पहले थे, उनकी एक अपनी अलग से धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। तो पीटीआई को इमरान खान साहब के जेल जाने से ये नुकसान पहुंचा है कि अब मुख्तलिफ धड़ों के अंदर पीटीआई इस वक्त तकसीम है। अगरचे उसका बाजार इजहार ना भी करे, बयानबाजी तक महदूद रहे, लेकिन अपनी निजी महफलों में तो एक दूसरे को कबूल ना करने का वो ऐलान करते हुए नजर आती है। अच्छा मलिक साहब, ये ट्रस्ट डेफिसिट तो यहाँ मौजूद है, ठीक है आपने बात की, और यहाँ धड़ेबंदियाँ भी हैं, लेकिन दुनिया में तो कोई धड़ेबंदी नहीं। जो पूरी दुनिया एक ही नुक्ते पे मुश्तमे है, और वो एक नुक्ता है कि जी इमरान खान को निकाला जाए, जो वैसे पाकिस्तान के लिए कभी नहीं बोले। वो जनाब कांग्रेस हो अमरीकी, उसके अरकान हों, वो बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस हो, और वो हत्ता के नॉर्वे जाके किसी हमजिन्स परस्त किसी के हमायतियों से भी MOU करना हो, तो वो तो देखे दुनिया में तो एक पूरी लॉबिंग जो है ना वो तो कामयाब है उनकी, और वो बड़ा प्रेशर डाले हुए हैं। आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि ये जो मुख्तलिफ कांग्रेस अरकान के जो होते हैं, मुतालबे होते हैं, या बरतानवी पार्लियामेंट में कुछ होते हैं, ये एक आपकी मुख्तलिफ जो पार्टियां लॉबिंग करती हैं उसके नतीजे में ये सामने आते हैं। और लॉबिंग फर्मिंग आपको पता है, उनको पे किया जाता है, पे करने के बाद इस किस्म की वो स्टेटमेंट देते हैं। पहली बात तो ये होती है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि जनाब इसमें वो जो है वो उनकी हुकूमत या फौरी तौर पर पूरी दुनिया जो है वो इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए मैदान में उतर आई है। दूसरी बात ये होती है कि आप अपने कंटेक्स्ट को बुनियाद बना के वहाँ पाकिस्तानी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ठीक है अपने किसी न किसी लीडर की हिमायत में कुछ वहाँ से कुछ जो है वो प्रेशर डलवा जा सके। दूसरा मसला होता है, अगर आप इस सूरत हाल को देखें कि खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर चूंकि इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा वाज़े और ज़्यादा जो है वो नजर आने वाला रोल रहा है, इसलिए ये जो दो जमहूरी हुकूमतें हैं खासतौर पे UK और US की, इनमें ये चीज भी पॉपुलर होती है उनकी अपनी सियासत के अंदर कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा हुआ है तो वहाँ के लोगों ने आवाज उठाई, तो अपने वोटर्स को मुतमिन करने के लिए वो कहते हैं जी देखें पाकिस्तान में एक लीडर के साथ ज्यादती हुई और हमने खत लिख दिया अपनी हुकूमत को। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये जो हमारा तस्वर कर लिया जाता है कि जी ट्रम्प साहब आएंगे, वो फोन कॉल उठाएंगे और सुप्रीम जेल से कहेंगे इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये वो मेरे ख्याल में ख्याली बातें होती हैं। दुनिया अपने अपने मुफादात के तहत चलती है, अमेरिकी हुकूमत हो, बरतानवी हुकूमत हो, अपना इंटरेस्ट वाच करती है। आवाज उठाना उनकी, वो उन खित्तों में भी आवाज उठा लेंगे जहां उनको जरूरत पड़ेगी आमरीत की हमायत करने की। मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। मिस्र के अंदर जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि वहाँ जनरल सीसी के साथ अमेरिकन खड़े थे, उनको लाए या जमहूरियत के साथ। इसी तरीके से जहाँ भी उनको सूट करता है कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने जरा दबाना होता है तो वहाँ वो जमहूरियत के अलमबरदार बन जाते हैं। जहाँ उनको नजर आता है कि आमरीत उनकी जरूरत है, वहाँ आमरीत के लिए वो उस मैदान में खड़े हो जाते हैं। तो यदि इसको आपको डेमोक्रेटिक मूवमेंट या डेमोक्रेटिक सपोर्ट या इमरान खान साहब की मोहब्बत में मारे जाना ये नहीं कह सकते, या आप इसके लिए लॉबिंग फंडिंग करके करवाते हैं, या उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हो सकता है उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जरा आंखें दिखानी हो
तो उनका चले एक खाती जारी कर देते हैं। जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला तय हो जाएंगे, कौन इमरान खान, कौन नवाज शरीफ, जी मुशर्रफ को भी तो वेलकम ही किया था, कौन सा मसला है? कोई वही ना, मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने सारी जमहूरियत की मिसाल लपेट दी। हाँ जी। सारे वेलकम करने वाले कौन थे? अमेरिकन थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी। अगर कल मार्शल लॉ लग गया और अमेरिका की जरूरियात हुई कि मुल्क में मार्शल लॉ को सपोर्ट करना है, तो उनको जमहूरियत फिर नजर नहीं आएगी। फिर उनको वो नजर आएगा जी कि मुल्क के हालात ही ऐसे थे कि अब डेमोक्रेटिक सिस्टम लपेट देना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब चाहते हैं कि लीडरशिप जो है पीटीआई की वो अलीमा खान और बुशरा बीबी के हाथ में होनी चाहिए, और मलिक साहब ने कल इंटरव्यू भी किया, तो जरा खबर शायद दे दें कोई। तो ये गैर सियासी खवातीन जो है, क्या वो एक सियासी जमात को लीड कर सकती हैं? देखिए, ये ख्वाहिश तो हर सियासी जमात के अंदर मौजूद होती है। मरीम नवाज साहबा नहीं पार्टी के अंदर एक बेहतर पोजीशन में आ गई जी। इसी तरीके से बुशरा बीबी भी चाहती हैं, अलीमा खान भी चाहती हैं कि पार्टी के मामलात उनके हाथ में हो। इमरान खान क्योंकि सबसे कद में बहुत बड़े हैं, जब इमरान खान साहब बाहर निकल आएंगे तो फिर लोगों को ये होता है कि भाई हमारे कद बहुत छोटे रह गए हैं, तो फिर वो तो चाहेंगे कि अंदर ही रहें। इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में बुशरा बीबी भी चाहेंगी कि वो सियासी मामला को देखें या उनका असर रसूख पार्टी के ऊपर हो। अलीमा खान भी चाहेंगे। फवाद चौधरी ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं जी जी जी। उनको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में जो आपकी फैमिली के लोग होते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होता है, लोग उनकी बात ज्यादा मानते हैं। ये जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कहा जाता है ना जी कि मौरूसियत की सियासत है, ये पाकिस्तान के कल्चर की सियासत है। अगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी किसी के हवाले कर दें, पीपल्स पार्टी 50 धड़ों में आपको तकसीम होती नजर आएगी। ठीक है, ठीक है, ये इस खित्ते का मसला है। सही। अच्छा मलिक साहब, हमारा मिजाज है जी, मिजाज है। मलिक साहब, ये नवाज शरीफ साहब बड़े अचानक जो है ना, जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम हो गई है तो वो चले गए हैं। लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे, और वो भी गए हैं, काजी फायद ईसा साहब भी गए हैं, और आए भी थे तो काजी फायद ईसा साहब आए थे तो फिर आए थे। तो ये बड़ी बातें मुख्तलिफ किस्म के आप कह लें ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। अब वो वापस आएंगे या फिर पहले की तरह हम भूल जाएं कि अब वो 3-4 साल हमें नहीं मिलेंगे, ये शक्ल नहीं दिखाएंगे? मुझे नहीं लगता ऐसे सूरत हाल है। काजी साहब की भी पहले से ये शेड्यूल तय था, उनकी टिकट्स बुक थी, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि पाकिस्तान की सियासत के आसाराइयों और यहाँ पे हर वक्त की जो है ना वो एक जिसे आप क्या कहें कि अफवाहों की जद में रहती है, और हमें खास तौर पे हमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के मफरूजे घड़ने का बड़ा शौक है जी। अब नवाज शरीफ साहब के एक भाई की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर है वो, बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर है। अब मुझे बताइए इससे ज्यादा गोल्डन दौर उनकी क्या हो सकता है? उन्होंने मुल्क से भागना होता तब भागते कि जब वो इलेक्शन में जो है वो उनकी अभी तक जो है वो उनकी पार्टी की हुकूमत नहीं बनी थी, वो भाग जाते। इस वक्त उनको भागने की जरूरत क्या है? और इस वक्त पीटीआई क्या इतना बड़ा खतरा है कि सुबह शाम से इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलेंगे, वज़ारत उज़्मा संभाल लेंगे और नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेंगे? ऐसे हालात तो कोई दुनिया में नजर नहीं आते। अब बस वो उनकी हमें वापस आमद का हमें थोड़ा सा है मशकूक है कि वो आएंगे वापस। आपकी को खबर होगी, आपके जाती ताल्लुकात भी हैं। नवाज शरीफ अपना इलाज का अपना चेकअप करवाने के बाद वापस आएंगे, और मेरा नहीं ख्याल उनको इस वक्त जो है वो पाकिस्तान से कुछ जाके फिर वो बाहर बैठने के मूड में है। नवाज शरीफ थोड़े से, अगर उनकी आप सियासत को देखें, नवाज शरीफ थोड़े से दिल बर्दाश्ता जरूर है, जिसका जिक्र ओपनली शायद नहीं करते। वो दिल बर्दाश्ता इसलिए हैं कि वो समझते हैं कि जितनी किरदार खुशी की मुहिम मेरे खिलाफ चलाई जाती है, मैंने डेवलपमेंट की पाकिस्तान के अंदर, मैंने मनसूबे शुरू किए, मेरी बीवी मर गई, मेरी माँ चली गई, मेरे वालिद चले गए, सियासत की नजर हो गए, तो वो एक अफसोस के उस मरले में है। और जिस एज में वो हैं उनकी हेल्थ भी कम्प्रोमाइज है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इस चीजों को तवक्को करना कि वो ना, वो इस किस्म के पहले भी वो कुछ जज्बाती किस्म के लीडर नहीं थे, वो जज्बात को इस्तेमाल करने वाले आदमी नहीं है, मेरे ख्याल में समझदारी का मुजाहरा करने वाले आदमी है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई किसी जज्बात की रोह में बह कर वो बाहर बैठ जाएंगे जी कि नहीं जी भाई साहब की हुकूमत आ गई मैं अब बाहर बैठूंगा। वो वापस आएंगे अपना इलाज मालजे के बाद। जी बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। जैसे अलीमा खान जब भी इमरान खान से मिलती हैं उसके बाद वो बाहर आके एक वावेला शुरू कर देती है कि इमरान खान की जान को खतरा है, जो खाना खिलाया जा रहा है वो देखें ये खवातीन इस रवैये का कोई को डिसाइफर कर सकते हैं। आप बताएं कैसे कहा जा सकता है कि वो लीड करेंगी? वो लारे बहन है और वो मिलती हैं तो एक तो वो गैर सियासी शख्सियत हैं जिस तरह वो खुद इमरान खान भी कहते हैं,
लेकिन वो जब भी मिली हैं उन्होंने आके एक बाहर जाना, एक तूफान बर्पा किया है। और वो इस तरह से होता है कि बस उनकी जान को खतरा है, उनको जहर दिया जा सकता है, उनको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जा सकता है, उनका ट्रायल वहाँ कराया जा सकता है, इन्होंने इमरान खान को ख़त्म करना है। यही उनकी हर दफ़ा की एक प्रेस टॉक होती है उनसे मुलाकात के बाद। अब ये कोई सोचना चाहिए पीटीआई को भी कि एक चीज़ झूठ एक दफ़ा बिक जाता है, दूसरी दफ़ा आपको कोई थोड़ा उसमें मिर्च मसाला और लगा के बेचना पड़ता है, कोई तीसरी दफ़ा आपको थोड़ा सा उसका कोई बयानियाँ चेंज करके, लेकिन मुसलसल पहले अलीमा खान क्या नाम है, बुशरा बीबी खान, इमरान खान, बुशरा इमरान खान पहले ये करती थी कि घर में खाना खुद दे रही हैं और कहती थी उनको जहर दे दिया गया। ज़मान पार से शुरू हो जाए और फिर वो खुद उनको कहा, उन्होंने कहा मुझे हार्पिक वो जो होता है टॉयलेट साफ करने वाला वो लिक्विड, वो मुझे खिला दिया गया, वो भी जाहिर नहीं हुआ। फिर खान साहब को भी वहाँ स्लो पॉइजन किसी ने दिला दिया बातों में ही। वो एक एडवोकेट हैं आफ्ताब बाजवा, उन्होंने वो अभी भी यहीं फिर रहे हैं, लेकिन बाद में ये कि थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होनी चाहिए इस तरह की बात से। एक नॉर्मल इंसान और सेंसिटिव जो लोग होते हैं वो उनको तो होती है शर्मिंदगी, वो दोबारा मीडिया का सामना करने से भी कतराते हैं। लेकिन ये चूंकि सारे जैसे फवाद चौधरी कहते हैं, ठीक कहते हैं कि ये लोग नहीं है सियासतदान। अगर ये सियासतदान होते तो इतना डैमेज ना पार्टी को पहुंचता, और उनके मुख्तलिफ किस्म के बयानात जो हैं बेपर की जो उड़ाते हैं, उससे ही पार्टी जो है ना वो डैमेज हुई है। और उसका एतबार नहीं रहा पार्टी का। अच्छा। कि पार्टी में कोई भी उठेगा वो कोई भी स्टेटमेंट दे देगा, वो अपने मतलब की स्टेटमेंट देगा, जिसमें वो उसके ग्रुप है ना वो उस हिसाब से बयान देगा, वो किसी के खिलाफ भी दे देगा। अच्छा। वो जहां जो दिल करेगा। पहले आप देखें, ये अब हम बात कर रहे हैं फैसल चौधरी के साथ जो हुआ, इससे पहले शेर अफजल मरवत के साथ भी हुआ था। अच्छा। थोड़ा अब ये गैर सियासी लोग हैं, इसलिए ये थोड़ा सा जो बंदा कद कट बढ़ाता है या उसका बनता है या उसकी न्यूज वर्थ बन जाती है। शेर अफजल मरवत के पर काटे गए थे ना, और वो फिर हुआ क्या कि उसको लपेटा खान साहब ने मारा, कवर किया, मतलब कंपनसेट किया, मिले। और उस वक्त भी अलीमा खान ने कुछ और तरह की स्टेटमेंट दी कि मैं मिली हूँ, ये शेर अफजल मरवत के भी खिलाफ थी। वो पता नहीं खुद पार्टी को लीड करना चाहती हैं, इसलिए ये इस तरह की चीज़ है। वो पार्टी पे तनकीद भी बहुत करती हैं। वो कहते हैं इनको कोई किसी से गर्ज नहीं, हम खुद ही अकेले ही निकलेंगे, हम बहनें ही निकलेंगी उनके लिए। ये नहीं निकल रहा। सुलह करवा देते हैं ना, आज भी उन्होंने फैसल चौधरी की और सलमान अकरम राजा की करवा दी है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप कैसे बन रहे हैं साहब साहब? 1 नवंबर को तो वो इकट्ठे होकर पेशावर में जलसा करने जा रहे हैं। वो तो करेंगे, वहाँ बुशरा बीबी भी मौजूद हैं, और वो जलसा ज़रा ज़्यादा अच्छा करेंगे चूँकि पेशावर केपी में हुकूमत है उनकी, तो वहाँ लोग आएंगे भी सही, निकालेंगे भी सही। और बुशरा बीबी भी वहाँ होंगी, तो मिशाल यूसुफ जई जो हैं वो भी मेहनत करेंगी वहाँ जलसे को कामयाब करने के लिए। तो हो सकता है कि बुशरा बीबी जो हैं वो वहाँ कोई खताब भी कर लें, जिसकी अभी तक कोई खबर तो नहीं आई, लेकिन जिस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता बुनियाद पड़ रही है कि बुशरा बीबी को पार्टी संभालनी चाहिए, और जनाब माहौल बनाया जा रहा है। चाहे फवाद चौधरी ये बात ज़्यादा शदोमत से कर रहे हैं कि जनाब अलीमा खान हो सकती हैं या बुशरा बीबी हो सकती हैं, ये बाकी कोई नहीं कर सकता, और ना ये सियासतदान है। तो ग्रुप्स देखें पहले बहुत हैं, असद कैसर का अलग ग्रुप है, जनाब बैरिस्टर गोहर का अलग ग्रुप है, आप उमर अयूब का अलग ग्रुप है, फवाद चौधरी ज़रा और तरह के उसमें वो शामिल भी हैं और नहीं भी हैं। लेकिन आज फवाद चौधरी के हवाले से मैंने खैर कोई कहीं कमेंट भी किया था कि फवाद चौधरी साहब पार्टी में एक्सेप्ट हो गए हैं। खान साहब ने उनको एक पैगाम दे दिया है कि आप के ये भाई आ गए दोबारा। ये फैसल चौधरी फवाद चौधरी के भाई हैं जी, बिल्कुल। और वो कहते हैं कि जी ये उनके जो है ना वो हैं, उनकी लॉबिंग करते हैं फैसल चौधरी, तो इसलिए इनको सलमान अकरम साहब ने जनाब व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर दिया। और फिर 1-2 दिन से वो जो एक दूसरे पे गालम बलोच उन्होंने की है एक दूसरे को, और आज वो खान साहब ने कह दिया
तो बस अब भाई भाई बन जी। गए और वो कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, मैंने इनसे बहुत सीखा। वो कहते हैं मेरे छोटे भाई हैं, मैंने इनसे लीगल बहुत टीम में सीखा फिर से है। वापस आ गए तो वो। ये जो चीज़ होती है ना, इसका मतलब है कि ये गैर सियासी रवैये हैं, ये गैर सियासी अंदाज हैं। वरना वाकई सियासत में ऐसा किसी और पार्टी में, चाहे देखें उनमें गैर सियासी रवैये भी हैं, वो सियासी जमहूरी रवैये उनमें चाहे कम हो, लेकिन सर, ऐसा नहीं होता। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये जलसे जुलूस तो पीटीआई की जानिब से जारी हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैंने आपसे पूछना है कि वो अपने सूबे में क्या कर रहे हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर तो यही कह रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान, टांग और बन्नू के दरमियान सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं है और सफ़र ना करें। तो एक तरफ तो आप ये देख लें कच्चे के इलाके में पहले से ही ताना जनी कितनी ज़्यादा है वो हम देख रहे हैं, और अब आधा सूबा अगर आपका सफ़र करने के काबिल ही नहीं है, वहाँ पर ख़तरा इतना है, तो फिर अली अमीन गंडापुर क्या करें? अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं ना, वो बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, वो वीडियो पैगाम बड़ा अच्छा देते हैं बाद में। अच्छा। और वो छुपते बड़ा अच्छा हैं। वो उनको हम बचपन में ना वो लुकन ईटी खेलते थे, उसको पता नहीं क्या बोला जाता, हाइड एंड सीक, और वो बड़ी अच्छी खेल लेते हैं। अच्छा। उनमें वो बड़े माहिर हैं, बचपन में उन्होंने सीखी हुई है। हाँ। वो ऐसे गायब होते हैं, डुबकी लगाते हैं, वो निकलते 12 इजला क्रॉस करके पेशावर से हैं। तो यही वो काम करते हैं और यही वो कर रहे हैं। सूबे पे उनकी कहाँ तवज्जो? वैसे मेरी मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करता, मगर एक सवाल जरूर है मेरे जहन में कि जो वहाँ की सूबे की आवाम है, जहाँ सहूलियात नहीं है, सेहत की, तालीम की, 3 दफ़ा का इक़्तिदार उनको मिला है कि एक तसलसल के साथ कंटिन्यूसली, और वहां पर एक यूनिवर्सिटी नहीं उन्होंने बनाई, बल्कि वो जो यूनिवर्सिटियां पहले एएनपी के दौर में बनी, उसकी ज़मीनों का भी वो जो है ना सौदा कर रहे थे कि ये हमें इसको चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए, और फिर सूबे में पैसे नहीं है। तो जैसे हमने बात की कि असद मंजूर भट्ट साहब को लाहौर के लिए 3 करोड़ रुपया दे दिया, मतलब उनको अपने सूबे से गर्ज नहीं है, अपने सूबे पे तवज्जो नहीं है। और वहाँ अमनो अमान की ये सूरत हाल है कि जनाब कमिश्नर ये खत लिख रहा है, तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तो उनका ही काम है, अमनो अमान कायम करना वज़ीर आला का काम है। अच्छा सर, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी वो तैनात हो गए हैं, और आते ही उन्होंने फुल कोर्ट का आज इजलास बुलाया है, जो काजी फायज ईसा के दौर में तो उनके पूरे टेन्योर में नहीं हुआ। 2 नवंबर तक फिर मुलतवी कर दिया गया। तो क्या मकासद थे ये फुल कोर्ट इजलास? देखें, फुल कोर्ट इजलास जो है वो एक तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने आते ही जो है ना वो बुला लिया, और सारे जजेस ने शिरकत की। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब समेत उन्होंने ऑनलाइन शिरकत की, वो उम्रे पे गए हुए हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है कि वो जो यहाँ पर कदरे पोलराइजेशन जो कि अभी काजी फायज ईसा की वजह से नहीं है, ये साकिब नसार से शुरू हो रही है, और बंदयाल साहब उसको कंटिन्यू कैरी करते रहे हैं, और फिर वो साकिब नसार अपना काजी फायज ईसा साहब के भी गले पड़ी। अब ये सारी जो इतनी एक्सरसाइज हुई है 26वीं आईनी तरमीम की, और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो इंतखाब है बतौर चीफ जस्टिस, वो बड़ा ठीक हुआ है। वो लग रहा है कि वो देखें सबको लेके चल रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें वो जो काजी फायज ईसा के दौर में जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस मैनेजमेंट प्लान बनाया था, उसको टेकअप किया है कि 1 महीना एक प्लान को वो अप्लाई करेंगे। हाँ। उसके बाद फिर वो 3 महीने बाद अप्लाई करेंगे, फिर जो है ना वो 6 महीने बाद उसको जो है ना उस पर अमल दरामद करेंगे। तो ये अब 2 नवंबर को फिर फुल कोर्ट इजलास है, उसमें फिर ये चीजें तय होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो खास तौर पे अदलिया में पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज में हो खैर है, अवाम में भी हो तो भी खैर है, जहां से इंसाफ मिलना है वहां की पोलराइजेशन बहुत खतरनाक होती है। बहुत शुक्रिया साहिब साहब आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।